आई। प्लीज बैठे। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। बढ़िया। तो आपने तय कर लिया कि जेलो बनना है? जी सर। इंटरव्यू डेट आ गई? नहीं, डेट से अभी रिजल्ट कब आया था आपका? रिजल्ट 29 या 30 नवंबर को फिल हुआ। नवंबर को आ गया था। चलिए फिर थोड़ी सी बातचीत करते हैं आपसे। जी सर। आपने 10th किया 2001 में 87%। क्या बात है सर, वेरी गुड। जी सर। 87 बहुत होते हैं। जी सर। हमारे टाइम में तो अगर 60% आ जाते थे तो मिठाइयाँ बढ़ती थी मोहल्ले में कि फर्स्ट डिवीजन आई है साहब, और अब तो फर्स्ट डिवीजन को मायने नहीं रहा। 12th आपने किया RBSc 84%, फिर आपने BA किया जी सर। 61%, फिर आपने LLB किया BJS रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज बीकानेर से 54%। आप एयरफोर्स में रहे? जी सर, एयरफोर्स से रिटायर्ड है। रिटायर्ड BRS लिया या BRS लिया। BRS लिया। आप किस पोस्ट पे थे? सार्जेंट से रिटायर्ड हुआ। लास्ट रैंक जो थी सार्जेंट थी। सार्जेंट। और आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना? जी सर। क्रिकेट खेलते हो, देखते हो? दोनों सर। मतलब गली मोहल्ले वाली या किसी नेशनल नहीं टूर्नामेंट? सर, गली मोहल्ले वाले। नॉर्मली हमारे जो कलीग्स थे साथ में, तो सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता था, जो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड था उसमें फ्रेंडली ऐसे खेलते थे सर। ऐसे कुछ टूर्नामेंट प्ले नहीं किया अभी वनडे मैच में किसको कैप्टन बनाया? सर। अभी तो करंटली जो चल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें अलग अलग कैप्टन हैं सर। 2020 में सूर्य कुमार यादव को बनाया है, और वनडे इंटरनेशनल में KL राहुल को बनाया है, और टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा है। मैंने सुना पंड्या को हटाकर रोहित शर्मा को लाके कहीं पे पंड्या को भी बनाया, कुछ है सर IPL जो चल रहा है अभी, तो करंट में IPL फ्रेंचाइजी में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कैप्टन किया। ऐसा क्यों किया? वो क्योंकि हार गए थे वर्ल्ड कप इसलिए? सर ये तो उनका पर्सनल व्यू है सर, इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपका क्या व्यू है? हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए? अगर आप बॉम्बे टीम के मालिक होते, जी सर, अंबानी होते, वो तो दीना जी का ही अंबानी फैमिली का है बॉम्बे वाला, जी सर, अगर आप होते तो हटाते उसको या नहीं हटाते? सर मेरे को जितना ज्ञान है कि IPL एक टोटली एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी है सर। उनको प्लेयर के परफॉर्मेंस वगैरह से इतना डील नहीं करता, बट वो ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर आना चाह रहा है। तो शायद जितना मुझे ज्ञात है न्यूज़पेपर वगैरह से जितना पढ़ने को मिला था, हार्दिक पांड्या ने शर्त रखी थी कि गुजरात टाइटंस से अगर मैं मुंबई इंडियंस में अगर मुझे लेना चाहते हैं तो कैप्टनसी ही के तौर पर मैं आऊँगा, अगर अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। तो फिर भी वो एग्री हो गए, तो उन्होंने इसको ले लिया। क्या अगर एक प्लेयर जी सर। कंडीशन रख के आए, जी सर, तो अगर आप होते तो ऐसे प्लेयर को एक्सेप्ट करते? अगर सर उसकी वजह से मेरी टीम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि उसके आने से मेरी टीम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मोरोवली वो यंग है सर, अभी उसका करियर अभी शुरू ही हुआ है। रोहित शर्मा ऑलरेडी 35+ हो चुका है सर। तो मुझे फ्यूचर को देखते हुए अगर वो प्लेयर मुझे मिल रहा है तो मैं IPL में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्शन किसका हुआ है? सर अभी करंटली स्टार्क का हुआ है सर। बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क। उनको शायद अप्रोक्स एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है। अभी आपने कहा कि कोई बात नहीं, अमाउंट पता, अपने को थोड़ी मिल रहा 25 है, करोड़ के अप्रोक्स। अपने को थोड़ी मिल रहा है, पर अमाउंट क्या करना, इतना पता है उसको हाईएस्ट बहुत है। जी सर। आपने कहा कि ये IPL एक एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइज है, जी सर। तो फिर तो IPL क्रिकेट का नुकसान कर रहा है। अगर केवल एंटरटेनमेंट है जी सर। तो फिर तो क्रिकेट का कोई भला थोड़ी हो रहा है। नहीं सर, इससे IPL से बहुत बेनिफिट भी हुआ है सर। क्या हुआ? सर जो पहले जब IPL या 2020 क्रिकेट नहीं आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भारतीय टीम या रणजी ट्रॉफी वगैरह जो खेलते थे, तो उसके लिए स्टेट टीम्स में ही बहुत सीमित खिलाड़ियों का ही चयन हो पाता था। अब IPL की वजह से जो स्कूल लेवल पे या जो कॉलेज लेवल पे जो प्लेयर्स खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनका भी IPL में चयन हो रहा है। IPL में हमारी यंगर जनरेशन सामने आ रही है, उसको हमारे अच्छे प्लेयर। गुड। अब एक क्वेश्चन लीगल में बता दो। जी सर। फिर हमारे लीगल एक्सपर्ट बात करेंगे आपसे। जी सर। अभी राजस्थान में नई सरकार बनी। जी सर। और पहले दिन अखबार में आया कि जितने भी पहली सरकार के अपॉइंटीज हैं, आयोगों के चेयरमैन वेयरमैन, सब बदल दिए जाएंगे। जी सर। जैसे मानवाधिकार का हुआ बोर्ड, ये सब बदल दिए। ये न्यूज़ थी सर। और कुछ लोगों ने रिजाइन भी कर दिया और प्रोसेस शुरू हो गया है। जी सर। कल एक ऑर्डर निकला। मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से, मैं प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में। जी। तो परसों नरसों एक ऑर्डर देखा गवर्नमेंट का, जितने हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट नॉमिनी थे, सिलेक्शन कमेटी में, सिंडिकेट, सब बदल दिए गए। मेरा सवाल ये है, क्या सरकार RPSC के मेंबर्स को बदल सकती है उनके टर्म से पहले? हाँ कि ना? नहीं बता सकते। क्यों उनको क्यों नहीं बदल सर? RPSC के जो मेंबर्स होते हैं वो एक आयोग की तरह नियुक्त होते हैं। उनके हटाने के लिए प्रक्रिया अलग है सर। क्या जो तो वो फिर किससे अपॉइंट होते हैं? करती तो गवर्नमेंट ही है। नहीं सर, राष्ट्रपति के अनुशंसा से अपॉइंट होते हैं सर। RPSC या जो लोकसभा ये जो UPSC के जो मेंबर्स होते हैं, वो राष्ट्रपति के अनुशंसा से अपॉइंट होते हैं। तो उनको हटाने के लिए भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे सकती है,
तो राष्ट्रपति की अनुमति से इनको हटाया जा सकता है। यदि इनके अगर 2 और कॉज हो जाते हैं, यदि इनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन से रिलेटेड कुछ हाँ, वो तो अलग बात है। लेकिन अब कटारा साहब हैं, उन पर चल रहा केस, वो लगी इशू करप्शन का, मतलब केवल प्रेसिडेंट की परमिशन से हटा सकते हैं। जी सर। मेरे परसों हमारे सीएम साहब का, नए सीएम साहब का स्टेटमेंट था जो मैंने अखबार में पढ़ा। जी सर। तो उन्होंने कहा कि इस आरपीएससी को मैं पूरा रिफॉर्म करूंगा। जी सर। तो रिफॉर्म के लिए तो फिर भंग करना पड़ेगा उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या रिफॉर्म पूरा कर सकते हैं हम टोटली? संविधान के, भारतीय संविधान के हिसाब से कर सकते हैं सर। कौन सी क्या प्रावधान है? एग्जैक्ट अनुच्छेद तो मुझे पता नहीं है सर, बट अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर उनको लगता है कि आरपीएससी के जो मेंबर्स है अपना कार्य जो है वो पूरी अनुशासन के साथ या पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर रहे हैं, वो नए मेंबर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके लिए अपने तौर पर एक्शन ले सकती है सर। तो आप जेएलओ के रूप में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, मतलब चयन होता है तो? जी सर। तो अगर विभाग, जी सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जेएलओ के रूप में आपके मुख्य कार्य क्या होंगे? सर जितना मुझे जानकारी है, जेएलओ का जो प्राथमिक कार्य सबसे, जैसे 3-4 कार्य में उसको बांट सकते हैं सर उसके विभाग के अनुसार जो मुख्य कार्य होते हैं, बट जो प्राथमिक सबसे पहला कार्य होता है कि अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको लीगल मैटर से रिलेटेड जो भी उनकी समस्याएं आती हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनके रिलेटेड उनको लीगल ओपिनियन देना सर। दूसरा जो प्राथमिक कार्य है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारी लिटिगेशंस हो जाती हैं सर जी। तो लिटिगेशन, प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन, इन दोनों का मॉनिटरिंग करना सर, कि लिटिगेशन से बनने से पहले जो आए हैं, जो नोटिस आए हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके, और जो पोस्ट लिटिगेशन हो गया है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी मॉनिटरिंग करना सर। और जो तो आपने मॉनिटरिंग की? जी सर। आपको मॉनिटरिंग के लिए मुख्य रूप से विभाग की और अधिवक्ताओं की, जो कि आपके विभाग की तरफ से नियुक्त है विभिन्न न्यायालयों में जहाँ पे भी आपके मुकदमे लंबित है। जी सर। वहाँ पे कोई अधिवक्ता है, आप उनसे रेगुलर परसुएंस में हैं? जी सर। किसी भी विषय पे, किसी भी केस से रिलेटेड आप उनसे लगातार वार्ता पे हैं? जी सर। लेकिन वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? जी सर। आप उनसे कोई भी सूचना मांग रहे हैं किसी भी केस में कि अभी वर्तमान में इसकी करंट स्टेटस ऑफ द केस व्हाट इट इज, जी सर। तो दे आर नॉट इंटीमेटिंग यू द सेम। तो अब आप, और विभाग आपको लगातार फोर्स कर रहा है कि हमको ये निश्चित सूचना चाहिए, जी सर। तो अब आप क्या करेंगे इस स्थिति में? सर यदि अधिवक्ता जो पैनल एडवोकेट्स हैं अगर वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इससे संबंध धर्म में लिखित जो एक एप्लीकेशन है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है उनको कारण सहित लिखी जाएगी कि ये उनको सशक्त बताया जाएगा कि इन कारणों की या इन केसेस में ये हमें पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं और ये हमें दिक्कत हो रही है। तो उसके बेसिस पे या तो आप आगे जो भी एक्शन लेना चाहें ले सकते हैं। पैनल एडवोकेट्स तो वही तय करते हैं सर। तो आप विभागीय अधिकारियों को ये सूचित करेंगे? जी सर। अगर कोई सीनियर ऑफिसर ही आपके विभाग का, जी सर, आपके किसी कार्य में आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जी सर, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? सीनियर सर अगर जैसे लीगल से रिलेटेड मैटर्स में ही मेरा फैन करता है, अगर उसी में वो मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हर जगह अथॉरिटीज होती है सर, चैनल बाय चैनल अथॉरिटीज तो होती है सर, जो उनसे ऊपर जो सीनियर अधिकारी होंगे उनके माध्यम से हम उनकी शिकायत या जो भी जिस प्रकार से वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कारण जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उनको कुछ सिस्टमेटिकली अगर कुछ दिक्कत है तो वो अगर फिर भी सहयोग नहीं करते तो उनसे अपर जो अधिकारी है उनके पास हम अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन से एक सवाल ले लूँ मैं आपसे। जी सर। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी सर, क्या है इसके बारे में बताएंगे? सर आर्टिकल 4 व्यावर्ती से रिलेटेड है सर। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अचानक से। कोई बात नहीं। इसका आर्टिकल 368 से संबंध है। 368 सर संविधान में संशोधन से संबंधित है कि अगर हमें संविधान में किसी भी तरह का संशोधन करना है तो उसके रिलेटेड हमें आर्टिकल 368 के अंदर संसद को पावर दी गई है सर। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके मैं मार्क्स देख रहा हूँ आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स थे साइंस में। जी सर। फिर इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद आपने आर्ट्स में क्यों शिफ्ट कर लिया? सर एक्चुअली 2003 में एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था सर। ओके। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड हुआ 1.5 साल के अप्रोक्स। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग सलवा मिली सर, रूरल एरिया था बिल्कुल वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे सर रेगुलर क्लासेस तो ले नहीं पाते थे क्योंकि आसपास कोई भी कॉलेज था नहीं। तो मैंने इग्नो में एडमिशन लिया था सर बीएससी के लिए पत्राचार के माध्यम से, बट ऑपरेशनल यूनिट थी और टाइम से प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए लीव वगैरह का रिस्ट्रिक्ट हुआ तो मैं टाइम से वो कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाया। उसके बाद जब जम्मू पोस्टिंग गया था वहाँ से, तो जम्मू में मैंने फिर वापस प्रैक्टिकल्स की वजह से कि प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाएंगे बीएससी के, इसलिए मैंने फिर आर्ट्स में एडमिशन लिया। अच्छा, इसलिए आपका इतना गैप आया हुआ है 2003 से लेकर 2014। जी सर। और उसके बाद फिर आपने एलएलबी, आपने कौन सी ईयर में एलएलबी किया है?
सर 2018 में कंप्लीट किया था। 18 में किया है। जी तो आपको ये नहीं लगता कि पहले आप साइंस में थे, फिर आप आर्ट्स में आ गए, जी सर। और फिर आप एयरफोर्स में, आपकी क्या प्रोफाइल थी आपकी एयरफोर्स में? आप ग्राउंड ड्यूटी में थे? जी सर, मैंने 10th बेसिस पे ज्वाइन किया था सर, नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई किया था। Non-technical में थे। उसमें मुझे जो ट्रेड मिला था वो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर मिला था सर, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो उसके बाद आपने फिर लॉ में एनरोल कर लिया। तो ये जो शिफ्ट आया लॉ में, फिर आने का रीज़न क्या था आपको? सर एक्चुअली जब 2014 में मैं करचोंग वेस्ट बंगाल में पोस्टेड था, वहाँ से मेरी ट्रांसफर बीकानेर हुआ था सर। तो पहले से मेरे डिपार्टमेंट में मेरे जो कलीग्स थे, जो सीनियर्स थे, वो पहले से एलएलबी परस्यू कर रहे थे। पहले मेरा कुछ ऐसा विजन नहीं था कि मुझे एलएलबी परस्यू करनी है, बट जब वहाँ देखा कि इजीली डिपार्टमेंट परमिशन दे रहा है और विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स की परस्यू में ही एलएलबी कॉलेज अवेलेबल था, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये डिग्री ले लेनी चाहिए। तब एज ए जॉब सिक्योरिटी के तौर पर नहीं, बट एज ए डिग्री के तौर पर मुझे एलएलबी कर लेनी चाहिए सर। ओके। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था एलएलबी में? सर कॉन्स्टिट्यूशन ही था। कॉन्स्टिट्यूशन था आपका। तो अभी एक रीसेंट डिबेट हुआ था जी सर। कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है या भारत लिखा हुआ है। जी सर। कई लोगों ने कहा कि इंडिया बोलना चाहिए, कई लोगों ने कहा भारत बोलना चाहिए। जी सर। तो इसमें आपका क्या टेक है? मतलब सर कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों वर्ड्स को यूज किया हुआ है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कहा देखा जाए तो दोनों शब्दों का यूज किया जा सकता है सर। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या कहता है इस बारे में? जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, क्या वो कहता है भारत? जी, इसमें भारत वर्ष शब्द का यूज किया हुआ है सर, हम भारत। प्रियम्बल में किया हुआ है? जी सर। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने फिर रिट्स भी पढ़ी होंगी? जी सर। कौन से आर्टिकल में पढ़ी थी आपने रिट्स? सर आर्टिकल 32 और 226 दोनों में है सर। दोनों में रिट्स है? कोई डिफरेंस है दोनों आर्टिकल्स में? जी है सर। बताइए। सर आर्टिकल 32 केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि अगर हमें कोई रेट्स के अगेंस्ट में जाना, मतलब हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हैं सर। अच्छा। आर्टिकल 226 केवल हार्ड कोर्ट के लिए है सर, उसमें हाई कोर्ट को एडिशनल प्रावधान दिए हुए हैं सर। कोई अधिक विधिक अधिकारों का भी अलग, इनके अलावा भी जो हमारे मूल अधिकार है इनके अलावा भी अगर कोई विधिक प्रावधान हो या विधिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए भी हम रीट हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं सर। ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए फिर। आप एक और डिबेट अभी चल रहा था वो कॉमन सिविल लॉ का ना, कॉमन एक सिविल कोड बनना चाहिए। जी सर। पर्सनल लॉ हिंदूज के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग हैं। जी सर। तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो सरकार को अलाउ करता है? सर नीति निश्चित तत्वों में कॉमन सिविल कोड के लिए आर्टिकल 44 में दिया हुआ है सर कि ओके, सब समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी ठीक सर। है। तो उसमें ओके, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे और है जी सर। कि आपने बात की आर्टिकल 226 आपने बताया, जी सर। आपने बताया हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। जी सर। तो फिर हम इनको क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी तरीके से, संवैधानिक अधिकार जो हैं बेसिकली, या और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई ऐसा डिफरेंस है जो हम देख सकते हैं? सर मूल अधिकारों का अगर हम देखें तो मूल अधिकार हमारे एक तरीके से राइट्स इनका हम हटा नहीं सकते। जैसे क्या हम संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों को भी अलग रख सकते हैं? सर जैसे मतदान का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार भी है और हमारा मौलिक अधिकार भी कहीं आ जाता है सर। तो कुछ अधिकारों को अलग रख सकते हैं, कुछ को अलग नहीं रख सकते सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, जी सर। क्योंकि आपने बताया आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। जी सर। आपने पता होगा कि आप जिस विभाग में काम करेंगे बहुत सारी आरटीआईज भी आएंगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इन्फॉर्मेशन जो है डिमांड की जाती है, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार के कानून के बारे में हम बात करते हैं कि 2005 में वो कानून आया, जी सर। लेकिन उसका अब हमारे मौलिक अधिकार से उसका क्या कनेक्शन है? आपको क्या लगता है किस तरीके से संबंधित है? कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें ये अधिकार देता है, सूचना के अधिकार को कवर करता है? सर इसके बारे में कंफर्म तो नहीं हूँ, बट अगर अनुच्छेद 19 में जो के अनुसार हो सकता है सर। ओके, चलिए, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। अभी बुलाते हैं। आओ सर, बैठे। कैसा लगा आपको इंटरव्यू अपना? सर मुझे लगा मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं दिए थे। कि वो तो थोड़ा बहुत तो देखो कोई भी नहीं दे पाता, ऐसा कुछ नहीं, पर ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। जी सर। आपको बोर्ड ने 25 में से 20 नंबर दिए। जी सर। तो इतना पा जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है सर। ये जो इंटरव्यू है ये सब्जेक्ट का इतना नहीं होता, ये पर्सनैलिटी का होता है सर। सब्जेक्ट की नॉलेज रिटर्न में हो गई पूरी की पूरी, वो तो आपको लॉ के सारे पेपर पूछ लिए होंगे। कुछ चीज़ों पर ध्यान दो। सर। सबसे बड़ी
जो आपसे मिस्टेक मैं कहूँगा, कहना नहीं चाहिए पर मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा और मेरी तरफ देखा, आप उठ के खड़े हो गए। मैंने तो कहा ही नहीं कि जाओ। जब तक चेयरमैन कहता नहीं है जाओ, तो आप कैसे उठ के जा सकते हो? सर मुझे कुछ पूछना था आपसे आगे, लेकिन जब आप खड़े हो गए तो मैंने बिठाना उचित नहीं समझा आपको, ताकि आपको ये पॉइंट इस बताऊं ताकि वहां गलती ना करो। सर जब आपका कोई भी मेंबर पूछ ले, आप देखो जब चेयरमैन कहे कि हाँ आप प्लीज जा सकते हैं, तब उठ के जाना है। ठीक आप तो सीधे एकदम खड़े और भाग लिए। एक्चुअली फर्स्ट टाइम था सही है? नहीं बिल्कुल सही है सर। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना। सर दूसरा, आई मूवमेंट पे बेटा थोड़ा ध्यान दो। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सर सवाल पूछ रहे थे तो आपकी आंख इधर भी गई, राइट लेफ्ट जा रही। देखो मैंने एरो बनाया हुआ है, राइट लेफ्ट, मेरी तरफ देखा ही नहीं आपने बिल्कुल भी। ठीक सर। बीच में मैं भी तो माई बाप बैठा हूँ, नहीं सर। मेरे से गलती थोड़ी हुई है कोई। सर ये ईगो नहीं होता हम लोगों का, ये एक जनरल फंडा होता है कि जब हम इंटरेक्शन करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड ले रहा है, एक मेंबर नहीं ले रहा है, सर तो जो सवाल पूछता है उसको मैक्सिमम देखना है, लेकिन थोड़ी देर में नजर दोनों तरफ घुमानी है। जैसे आपने इधर घुमाई, इधर मेरे को देखते हुए इधर पास कर दो। अब ये नहीं, क्लियर? इसको थोड़ा सा ध्यान दो। सर आपके हाथ बिल्कुल थाइस के ऊपर फिक्स थे, क्लियर? सर पहले मुझे अजीब सा लगा, फिर आपने थोड़ा सा हाथों को उठाया, बॉडी एक्शन किया, क्लियर? सर लेकिन जब बॉडी, ध्यान से अब देखना, आपकी फिंगर्स क्या जा रही थी, कर रहे थे सर ये क्या शो कर रहा है? स्ट्रेस। और हमें ऐसा लॉ का ऑफिसर क्या काम का जो इतने तनाव में आ जाए छोटी सी बात के लिए। इसलिए बेटर पोजीशन क्या होती है, आप बहुत सारे कोचिंग में जाओगे, आरएस में भी हम लोगों ने यहाँ लिया, बहुत से लोग आते हैं, सब कहते हैं यहाँ हाथ रख के बैठो। जैसे यहाँ हाथ रख के बैठते हो ना, आरपीएससी में कई बार हम लोग टोक देते हैं। सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं भी टोकता हूँ, कई बार टोक देते हैं। आ गया कोचिंग वाला, आप एकदम थोड़ा सा पीछे आराम से रिलैक्स होकर बैठो, हाथों को यहाँ लो, आराम से बैठो ना। अब आपके हाथ कभी ना तो ऊपर नीचे होंगे, अब नॉर्मल, यहाँ स्ट्रेस नहीं है ना, और जहाँ एक्शन की जरूरत है वहाँ हाथ खोलो, क्लियर? जब आपको कोई सिचुएशनल, आपकी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपकी हॉबी पे बहुत अच्छी कमांड थी, बहुत अच्छी कमांड थी। आपको सारा पता है कि आईपीएल क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। कई बार बोर्ड क्या करता है, आपको सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता है, और मैंने वही सिचुएशन में आपसे पूछा कि अगर आप होते तो क्या हार्दिक पांड्या को कंडीशनल पे ले लेते? तो आपने कहा सर मैं थोड़ी हूं, तो उनका आउटलुक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इसको आप बताओ अपना व्यू क्या है। ठीक है सर मैं ऐसे खिलाड़ी को पसंद नहीं करूंगा जो अपनी टर्म्स कंडीशन पे आए। आपका व्यू अगर है, नहीं सर वो डिजर्व करते हैं, वो करते हैं तो उनकी कंडीशन है, वो है, मुझे अगर मुझे सूट करते हैं तो मैं मानूंगा, लेकिन अवॉइड करना ये नेगेटिव जाता है ना। आपसे कोई ऑफिसर पूछेगा, कल आप बन जाओगे, अपनी पोस्ट पे आ जाओगे, किसी ने सवाल व्यू पूछा, आपने कहा नहीं ये तो साहब जज साहब जाने, मेरे को क्या पता, क्या मैं क्यों बताऊं, ये नहीं करना है, क्लियर? तो उसको आप एक अच्छे से ध्यान में रखकर जाना, क्लियर? बाकी आपका ठीक था, बॉडी लैंग्वेज भी प्रॉपर था और स्माइल भी ठीक थी आपकी, वो बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी। उठने का ध्यान रखना, बिल्कुल सर, बिना कहे मत उठ के जाना, अभी भी जाओ के ओके तब उठना, ठीक है सर। ठीक है? कुछ आप लोग सर हाँ, नर्वस ना हो आप, थोड़ा नर्वस। मैं एक्चुअली सर फर्स्ट टाइम मैं बोर्ड के सामने अपेयर हुआ था, कोई दिक्कत क्योंकि हमें डिफेंस में भी ऐसे अधिकारियों के सामने ऐसे मतलब ओकेजन बहुत कम मिलता है कि जाके इस तरीके से बातचीत करने देखो, का। थोड़ी नर्वसनेस तो आती है, मेरे को बिठा दो उधर, आ जाओ इधर, मैं भी नर्वस हो जाऊंगा, लेकिन वो नर्वस हावी नहीं होने देना, कि आपके सवालों पे उसका प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जवाब ये ध्यान देखिए, है ना, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जी सर। सर का कुछ एक और पॉइंट भी था सर आपका, कुछ हाँ, जो अभी आपने ओड जवाब दिया कि जैसे आप कह रहे थे कि सर ने सिचुएशन दी आपको और उसमें आपने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं उसी पे बात करना चाह रहा था। जी सर। कि कहीं ना कहीं वो आपके विरुद्ध जा सकता है, समझ गया। दूसरा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल 4 है या 368 है, तो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि जैसे आप 2 और 3 में कोई भी संशोधन करते हैं तो वो 368 वाला संशोधन नहीं माना जाएगा, अमेंडमेंट नहीं काउंट किया जाएगा। आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी, जो भी अनुसूचियाँ हैं उससे संबंधित। तो थोड़ा सा आप संविधान को और बारीकी से पढ़ लें, क्योंकि बुनियादी रूप से आपसे संविधान और एविडेंस एक्ट मूल रूप से इनसे ही सवाल ज़्यादा उठेंगे, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए।
जी सर। व्यक्तित्व के बारे में आपको सर ने बता दिया। एक जैसे कि सर ने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो देखिए मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने आपसे जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन पूछा, आर्टिकल 32 पूछा, 226 पूछा, जी सर। और मुझे पता होता है कि 99% केसेस में कैंडिडेट्स आंसर कर देते हैं क्योंकि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और वो पूछना भी चाहिए। जी सर। और वो इसलिए पूछा था कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ मुझे आता है। लेकिन मैं साथ में आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर अपना सिलेबस आप देखेंगे ना, आपका जो JLO का सिलेबस है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने एग्जाम भी दिया है, तो थोड़ा सा जैसे कि सर ने कहा ना, तो हम लोग एक गलती क्या करते हैं, हम लोग आर्टिकल 11 तक तो पढ़ते ही नहीं है, आर्टिकल 12 से पढ़ना हम शुरू करते हैं। ठीक है, आपने आर्टिकल 19 बताया RTI का, वो आपने करेक्ट आंसर दिया, वो बिल्कुल ठीक था आपका। लेकिन थोड़ा सा जैसे सर ने कहा ना, तो आप आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 12 तक भी पढ़िए। दूसरा, आप एक कोशिश ये कीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के कम से कम भी 10, 15, 20 लैंडमार्क केसेस को पढ़िए। जब आप लैंडमार्क केसेस को पढ़ोगे ना, तो आपको रियल में समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे कि सर ने अभी आर्टिकल 368 किया, तो आप गोलकनाथ का केस यहाँ पे आप रेफर कर सकते थे, राइट। तो आप केशवानंदा भारती का केस है, तो आप अगर ऐसे केसेस को पढ़ोगे ना, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन आप उससे उसको और समझ पाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो और बेटर हो पाएगी। ठीक है। आप फंडामेंटल राइट से ही पढ़िए केस लॉस को, अमेंडमेंट के बारे में पढ़िए, लेकिन केस लॉस को अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, अच्छे से पढ़ने का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। अगर बोर्ड ने आपसे से कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसके रेफरेंस में कोई केस लॉ कोट कर दिया, तो बोर्ड आपसे क्रॉस क्वेश्चन जो करेगा उस केस लॉ से ही करेगा, फिर वो लैंडमार्क जजमेंट से करेगा। और वो लैंडमार्क जजमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेनका गांधी केस को अच्छे से पढ़ा है, आर्टिकल 21 से संबंधित है, वो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो क्या होगा कि आपको उसका आंसर प्रॉपर पता होगा। एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि JLO की प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, यहाँ पे रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाई कोर्ट में मैटर जाता है, तो आपको रिट्स के बारे में, रिट्स के रोल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अभी जैसे आपने RTI की बात करी, तो RTI में यहाँ पे एक मैंडेमस की रिट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डिपार्टमेंट में, कि आप क्या है कि रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकती है, यानी कि हाई कोर्ट जो है मैंडेमस को इस्तेमाल करते हुए किसी डिपार्टमेंट को बोल सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। अब RTI एक्ट तो है ही है, लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप रिट्स के बारे में पढ़िए, मैं आपको ये बोलूँगा। एक आप थोड़ा करंट जीके के ऊपर काम कीजिए, हमारी बात नहीं हुई आपसे इसके बारे में, जो करंट जो अभी सिनेरियो हुआ है, अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं और उनमें जो गवर्नमेंट बनी है, CM बने हैं, डिप्टी CM बने हैं, राइट। अब आपको पता होगा एक नेता प्रतिपक्ष के राजेंद्र राठौड़, तो वो हमेशा से BJP के MLA बनते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार वो इलेक्शन हार गए। तो ऐसे कैंडिडेट अगर कुछ हो जाए तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको अपॉइंट कर सकती है, अगर वो पार्टी का पुराना नेता है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका IPL का, क्रिकेट का नॉलेज बड़ा अच्छा है। मैं पूछने वाला था पहले क्वेश्चन, बट सर ने आपसे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे क्रिकेट से रिलेटिंग ही। लेकिन अब क्रिकेट से रिलेटिंग क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे दूंगा कि आप थोड़ा सा क्रिकेट में जो फील्ड प्लेसमेंट होती है उसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिड ऑन क्या होता है, मिड ऑफ क्या होता है, इन स्विंग क्या होती है, आउट स्विंग क्या होती है, थर्ड एम्पायर का रोल क्या होता है, ठीक है, या फिर आप DRS मेथड क्या होता है, तो DRS के थ्रू कैसे, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। क्योंकि अगर आप लिखेंगे क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो वो आप बोलेंगे क्रिकेट आप देखते तो DRS क्या है, या IPL में टाइम आउट क्या होता है। अब आपने ये बताया कि IPL का फ़ायदा है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते थे कि सर इससे नए खिलाड़ी, नई प्रतिभा देश को मिलती है। साथ में आप बता सकते हो रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू भी तो है, तो एक आप रेवेन्यू बताइए, एम्प्लॉयमेंट बताइए, तो आप उस एस्पेक्ट से दिखाइए। क्योंकि आपका कोई भी आंसर हो, क्रिकेट पे ही आंसर क्यों ना दे रहे हो आप उसके बेनिफिट ऐसे दिखाइए कि सोशली ये बेनिफिट है, इकोनॉमिकली ये बेनिफिट है, राइट, एम्प्लॉयमेंट ये बेनिफिट दे रहा है IPL, तो आप इस तरीके से उसको, इस तरीके से आपको दिखाइए। और IPL को क्रिटिसाइज मत कीजिए आप, जैसे आपने कहा ना कि एंटरटेनमेंट है, ये तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है, आप उसको ये मत बोलिए। एंटरटेनमेंट के अलावा ये भी है, एंटरटेनमेंट लास्ट में बोलो, एंटरटेनमेंट है ये, लेकिन सोलली एंटरटेनमेंट, समझ गया। तो आप इन चीज़ों पे काम कीजिए। बाकी आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इंटरव्यू में जब आप बात करें, अगर मान लीजिए आपसे आपके पुराने एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। जी सर। तो आप अपनी एयरफोर्स की जो रूल था ना, उसको खुल के बताइए। जी सर। उससे क्या फ़ायदा होगा कि पैनल का जो ध्यान है वो आपके उस एक्सपीरियंस पे जाएगा।
तो हमें पैनल का ध्यान उस चीज़ पे खींचना है जिस चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ है, जी सर। उससे हमेशा हमें प्लस मार्क्स जो है मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे एयरफोर्स के बारे में पूछा, तो आप एयरफोर्स के बारे में आपके कुछ अचीवमेंट रहे हों, कोई अच्छी मेमोरीज हों, जी सर। या आपको लगता है कि ये मेरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था, ये मुझे एयरफोर्स सीखने को मिला, जी सर। उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आपका एक और पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। एक और चीज़ आईपीएल के बारे में सर ने पूछा था कि आपको उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, आईपीएल से कोई कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपने क्या कि खिलाड़ियों के बारे में बताया कि लोगों को लोग आगे बढ़ रहे हैं इस खेल में, जी सर। या फिर छोटे बच्चों को जो कि 11वीं 12वीं है उससे इस उम्र के बच्चे हैं जो अंडर 19 वाले। लेकिन इसके अलावा भी जो नेशन वाइड बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि वहाँ की लोकेलिटी में, जैसे कि आईपीएल देखने के लिए 20-25 हज़ार लोग स्टेडियम में मौजूद हैं। जी सर। निश्चित तौर पर उनमें बहुत सारे लोग बाहर से भी होंगे, तो वहाँ के जो होटल्स हैं, वहाँ के जो लोकल बिजनेस है, दैट इज़ आल्सो गेटिंग डेवलपिंग। तो इन चीज़ों पे भी आप ध्यान दें कि क्रिकेट में क्या विकास हो रहा है वो तो एक चीज़ है, लेकिन उस क्रिकेट की वजह से जो सराउंडिंग डेवलपमेंट जो है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, तो उन चीज़ों पे भी आप ध्यान दें कि जैसे आपसे इस तरीके का कुछ पूछा जाएगा खेल के बारे में, तो आप उससे लगती हुई जुड़ती हुई चीज़ें भी उसमें कोट कर दें जी सर। कि हमारे फाइनेंशियल डेवलपमेंट को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। जी सर। दैट इज बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी सर। और जैसे सर ने कहा ना कि केशवानंद भारती जो भी केस हो, ये तब बोलना जब आपको इनका डिटेल पता हो। ऐसा नहीं कि वहाँ यहाँ जोश में बोल जाओ और एबीसी भी ना पता हो, फंस जाएंगे। नहीं, इसीलिए सर एक्चुअली मुझे अभी हाँ, खेल इस- डिटेल से ये पता नहीं था, इसीलिए इसलिए कह मैंने रहा कोड नहीं किया था। दूसरा चीज़, जी सर। क्रिकेट के बारे में, कोई गेम के बारे में, हॉबी के बारे में। हॉबी क्या होती है? पास टाइम। जी सर। हॉबी और इंटरेस्ट में हमेशा फर्क है। आरपीएससी यूपीएससी हम लोग जाते हैं तो बच्चा हॉबी और रुचि को एक समझता है। रुचि के इंटरेस्ट होता है जहाँ एब्जॉर्ब इन हो जाते हो, उसके बिना रह नहीं सकते। हॉबी होता है पास टाइम। जब खाली समय हुआ, एक बार आरपीएससी में आरएस में एक लड़का आया, ये 5-7 साल पुरानी बात है, उसने अपनी हॉबी लिखी माता पिता की सेवा करना। अब मैं तो मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं अगर माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा धर्म है कि पास टाइम बिजनेस है? और ऐसा फंसा, उस पूरा इंटरव्यू खराब कर गया वो। अब यहाँ अगर आपको कोई क्रिकेट की डिटेल पूछने लगे, जी सर। वह जानबूझ के पूछेंगे। अब मुझे नहीं मालूम, मान लो, वैसे देखते हो तो डीआरएस ये सारा पता होना चाहिए, नहीं मालूम है मान लो, तो हंस के मुस्कुरा के कहना कि सर मेरी हॉबी है, मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूँ, मैं तो गली मोहल्ले में टेनिस की बॉल से खेलने वाला व्यक्ति हूँ, जब स्ट्रेस होता है या टाइम मिलता है खेल लेता हूँ। तो ऐसा मुझे इतना नहीं मालूम है कि सर ये कितना डिस्टेंस होगा और कितने विकेट के बीच में गैप होगा और इतनी सी डिटेल नहीं, मैं तो इतना होता तो मैं भी इंटरेस्ट पहुँच जाता। ये मुस्कुरा के कहोगे तो ये चौके का छक्का पड़ जाएगा आपका। ठीक सर। ठीक है ना सर। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, विजयी भाव। सर। और आपको प्लस पॉइंट है कि एयरफोर्स का बैकग्राउंड दे विल प्रेफर, और आपका कोटा भी है शायद, जी सर। एक्साइज सर्विसमैन का कोटा भी है, जी सर। तो करिए, फिर पार्टी लेंगे आपसे। सर। ऑल द बेस्ट। All the best. अब आप जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू।